हेलो स्टूडेंट, आइए अब हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ्स हमारी प्रश्नावली 1.2। इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n 6 की घात n क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अर्थात क्वेश्चन ये कह रहा है क्या हम 6 की घात n की जगह मान लीजिए कोई भी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 कुछ भी रखते जाएं तो क्या वो संख्या कभी 0 पर ख़त्म होगी। अर्थात इसका ये कहना है, मान लीजिए इस n की जगह हमने 1 रखा तो 6 टू द पावर 1 हो गया, क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। ऐसे ही अगर 6 n की जगह 2 रखें तो क्या ये 0 पर समाप्त होगी। 6 की घात 3 क्या ये 0 पर समाप्त होगी क्या। देखने पर हमें दिख रहा है कि नहीं होगी, क्यों 6 की घात 1 6 होता है, 6 की घात 2 36 होता है, ऐसे 216 आगे चला जाता है। अर्थात इसमें तो लास्ट में क्लियरली दिखता है कि 6 की घात आप कितना भी चढ़ा दीजिए हमेशा 6 ही आता है, तो 0 तो आएगा ही नहीं। लेकिन हमें इसको सिद्ध करके बताना है कि क्या ऐसा संभव है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि कभी भी कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो वो 10 से विभाजित होना चाहिए। 10 से भाग जाएगा, उसमें 10 से भाग जाएगा अर्थात 2 और 5 से भी चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 और 5 होते हैं। अब हम यहाँ पर अगर 6 के गुणनखंड देखें तो 6 के गुणनखंड होते हैं सिर्फ 2 गुणा 3 अर्थात 2 और 3। अब 10 के गुणनखंड में 2 और 5 होते हैं, 6 के गुणनखंड में 2 और 3 हुए, 5 नहीं है उसमें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 6 टू द पावर n कभी भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम, कोई संख्या यदि अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी, या 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है 2 गुणा 5, क्योंकि 10 बराबर होता है हमारा 2 गुणा 5। अब 6 टू द पावर n इसके गुणनखंड देखें हम तो इसके गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 3, 6 क्या होता है 2 गुणा 3 होता है। घात n चढ़ रही है, n यहाँ पर हो गई है, n चढ़ा दी हमने। अब हम देख रहे हैं कि 10 के गुणनखंड तो थे 2 और 5, यहाँ है 2 और 3 अर्थात इसमें 5 नहीं है, तो ये क्या होगा कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो चूंकि 6 टू द पावर n के गुणनखंड में कौन नहीं है, गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः संख्या 6 टू द पावर n कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये हमने सिद्ध किया। 6 क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और ये संख्या है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 प्लस 5। ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं वो संख्या होती है कोई भी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड रहें। इस संख्या में देखें तो उन्होंने ऐसी संख्या दी है 13 11 7, ये दोनों ही ये तीनों कैसे अभाज्य हैं। तो हमें बताना है कि ये संख्या भाज्य क्यों है। तो हम लोग हल करते हैं, दी गई संख्या
दी गई संख्या बराबर, क्या संख्या दी है हमें, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। यहाँ से 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन लेते हैं हम, यहाँ अंदर बचा 7 गुणा 11, इनमें से ये 13 बाहर चला गया तो इसकी जगह क्या बचा, प्लस का था, इसलिए 1 बच गया प्लस का। अब ये 11 7 77 और 1 78, 78 हो गया। तो ये हमारा 13 गुणित 78, 78 को क्या लिखा जा सकता है, 78 13 गुणा 6 होते हैं, तो 13 × 6। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस संख्या के गुणनखंड के रूप में अगर देखें तो ये एक गुणनखंड ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 से अधिक गुणनखंड आ गए हैं इसके। तो हम यहाँ लिख देंगे कि भाज्य संख्या वह होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अतः ये संख्या एक भाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। तो ये हमारी भाज्य संख्या। इसी प्रकार से ये प्रश्न है, इसको आपको हल करना है, इसी के जैसे हल करेंगे। इसमें अगर देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर जो भी संख्या बचेगी उसका गुणा करने के बाद यहाँ पर 1 बचेगा, उसको प्लस करना और उसको गुणनखंड के रूप में ऐसे ही लिख देना। तो उसके भी 2 से अधिक गुणनखंड आएंगे और उसके लिए भी हम यही बात लिखेंगे और वो भी भाज्य संख्या होगी। क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, आप बुक में देख लेना कि एक मैदान है, मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पाथ है, मतलब सर्कुलर पाथ है। उस पाथ के चारों ओर रवि और सोनिया दोनों चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं वो, एक मान लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है उनका यहाँ से वो दोनों एक साथ चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में जाना प्रारंभ करते हैं। सोनिया को एक पूरा चक्कर करने में 18 मिनट का समय लगता है और रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लगता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर एक साथ होंगे, एक साथ कब होंगे। तो रवि और सोनिया दोनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे, कितने समय बाद वो यहीं पर दोबारा से मिलेंगे। तो ये जो संख्या आएगी, वो जो समय आएगा वो क्या होगा, 18 और 12 का LCM होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वह समय 18 व 12 का LCM होगा। LCM निकालते हैं हम लोग, तो LCM कैसे निकालते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिये 6, 6 तिये 18। 12 को 12 बराबर क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। LCM हमने बताया था। LCM के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉमन होता है दोनों में उसको लेते हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 ले लिया, गुणा यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसको ले लिया। अब जो बचा हुआ है सबको ले लो, बचे हुए में कौन है, ये 3 बचा हुआ है तो ये 3 ले लिया, ये 2 बचा हुआ है तो इस 2 को भी ले लो। 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 दूनी 36, तो LCM कितना आया हमारा, 36। तो वो 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे, अतः दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्थान पर मिलेंगे। देख लीजिए, अभी देखते हैं क्या मिलेंगे। क्या सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगी, 18 दूनी 36 मिनट में 2 चक्कर पूरा कर लेगी 36 मिनट में। रवि 12 मिनट में एक
24 मिनट में 2, 36 मिनट में 3। तो क्या होगा, रवि उस समय तक 3 चक्कर पूरा कर चुका होगा और सोनिया 2 चक्कर पूरा कर चुकी होगी जब वो 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आइए अब हम प्रश्नावली 1.3 करते हैं। इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पैटर्न से भी देखा जाए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन इसी प्रकार के उदाहरणों में दिए गए हैं। √2 और √3 को, √2 और √3 को सिद्ध करना है कि वो भी अपरिमेय संख्याएं हैं, वो प्रश्न और एक ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना इस प्रश्न को। तो मैं ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय अर्थात जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके विपरीत के लिए, इसका उल्टे के लिए मानते हैं हम लोग। जो सिद्ध करना है ना उसका उल्टा मानते हैं। तो इसको क्या मानते हैं हम लोग, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम परिमेय मान के चलते हैं। तो हल लिखेंगे हम लोग, हल इसके विपरीत माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको क्या कर सकते हैं हम, बटे के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो अतः √5 बराबर P/Q। P/Q लिख लीजिए आप, A/B लिख दीजिए, किसी भी रूप से लिख सकते हैं। यहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, एवं पूर्णांक एवं सह अभाज्य संख्याएं लेके चलेंगे हम लोग। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनका कोई कॉमन नहीं होता है, मतलब ऐसा कॉमन नंबर नहीं आता है जिनके लिए जो दोनों को काट सके। कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, कॉमन प्रोडक्ट इनका नहीं मिलता है। अर्थात P और Q के लिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे। तो ऐसा हम लोग इसको मानेंगे यहाँ, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं एवं सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या जिनको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं, और Q बराबर नहीं है 0 के, और Q बराबर नहीं 0 की, क्योंकि Q 0 हो जाएगी तो इसका मान इन्फिनिटी अनंत हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये मान लिया हमने। अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं, √5 का वर्ग क्या होगा, 5 हो जाएगा। √5 इसका वर्ग करेंगे और यहाँ पर P/Q का वर्ग करेंगे। इसका वर्ग, रूट से वर्ग कैंसिल होके 5 बचेगा, तो 5 बराबर P²/Q²। ये हो गया। त्रियक गुणा करते हैं यहाँ पर, इसका गुणा इससे करेंगे, Q का गुणा 5 से होगा, तो 5Q² बराबर P²। इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। अब देखिए ये 5 है, इसको हम लोग इसके बटे में ले जा सकते हैं, तो इस 5 को हम लोग इसके बटे में ले जाएंगे, तो Q² बराबर क्या हुआ, P²/5। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है यही लाइन। इस लाइन को देखिए, ये लाइन क्या कह रही है कि P² को जब हम 5 से विभाजित करते हैं, अर्थात 5 से भाग देते हैं, तो क्या मिलता है हमें, Q² प्राप्त होता है। अर्थात P² 5 से विभाजित हो रही है, 5 से उसमें भाग जा रहा है। तो एक प्रमेय, हमारी प्रमेय 1.3 वो कहती है कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर किसी एक संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उसी संख्या से विभाजित होगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 5 है,
ये अगर 5 से विभाजित हो रहा है, 5 एकम 5, तो इस 5 का स्क्वायर जो होगा, इस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, वो भी इस 5 से विभाजित होगा, 5 25, तो विभाजित होता है। तो ये प्रमेय कहती है। तो यही लाइन लिखना है हम लोगों को, और इसी लाइन को आप याद रखेंगे यहाँ पर। अतः पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही तो पी भी क्या होगी 5 से विभाजित होगी। अतः पी भी 5 से विभाजित होगी। ये हो गया। अब जो P है वो 5 से विभाजित हो रही है, अर्थात P जो है 5 के गुणनखंड में कोई सी संख्या होगी 5 के गुणा में। P मान लीजिए 5 के गुणा में 5 हो सकती है, 5 के गुणा में 10 आता है, 10 हो सकती है। तो P क्या होगी 5 का कोई भी गुणनफल होगी। तो लिख देंगे। अब माना P बराबर 5 के की जगह कुछ भी रख दीजिए, क्योंकि P क्या है 5 का गुणनखंड है, 5 के रूप में चल रही है। P की जगह का K की जगह 1 रखते हैं तो 5 एकम 5, तो P 5 हो सकती है। K की जगह 3 रखेंगे तो 5 3 15, तो P 15 भी हो सकती है, क्योंकि वो भी 5 से विभाजित हो रही है। इस मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं यहाँ पर। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखते हैं। देखिए ये हमारा समीकरण 1 है, क्या है 5q स्क्वायर बराबर, अब p की जगह हमें क्या रखना है 5k, ये रखेंगे। स्क्वायर चढ़ रहा है तो 5k का भी क्या चढ़ेगा स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर बराबर 5k का होल स्क्वायर। ये हुआ। आगे करते हैं इसको हल। 5q स्क्वायर ऐसे ही, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 5q स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर। ये हो गया। 5 से काटते हैं 5 25, तो ये बचा हमारा q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। इस 5 को इसके नीचे ले आइए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर बटे 5 बराबर k स्क्वायर। फिर से वही इंपॉर्टेंट बात, इस लाइन को देखें तो इसका अर्थ क्या हो रहा है, जब q स्क्वायर को 5 से भाग देते हैं या विभाजित करते हैं तो k स्क्वायर मिलता है, अर्थात q स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित हो रही है। अगर q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है तो q भी क्या होगी 5 से विभाजित होगी, क्योंकि अभी देखा था हमने यहाँ पर किसी संख्या का अगर स्क्वायर एक संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उसी संख्या से विभाजित होती है। अर्थात q स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः q भी 5 से विभाजित होगी। अब देखिए ये लाइन और इस लाइन को, ये लाइन कहती है हमारी 5p से विभाजित होगी, जो p 5 से विभाजित है। p जो है किससे विभाजित हो रही है 5 से, और ये लाइन क्या कह रही है q 5 से विभाजित होगी। तो p भी 5 से विभाजित हो रही है, अर्थात 5 से कट रही है, q भी 5 से कट रही है। लेकिन यहाँ हमने क्या माना था कि p और q कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं अर्थात जिनके कॉमन उभयनिष्ठ वो नहीं होती है गुणनखंड, इनका कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं होती है जो इनको काट सके। तो ये क्यों हुआ, ये शायद कहीं ना कहीं हमने गलती की है, उस गलती के कारण हुआ। तो गलती क्या है, गलती हमारी मानने में ही है।
कि हमने माना था ना विपरीत के लिए कि 5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में हमने इसको p/q माना था, अर्थात ये p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसको ये एक अपरिमेय संख्या ही है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। इस प्रकार p तथा q दोनों के एक से अधिक गुणनखंड हैं, जो कि हमारी कल्पना जो हमने माना था सहभाज्य संख्या है, उनको कल्पना के विपरीत हैं। अतः हमारी कल्पना असत्य है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना या परिकल्पना जो भी आप लिखें, हमारी कल्पना असत्य है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम इसका सवाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल नंबर दूसरा है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हमने √5 अकेले को सिद्ध किया था, अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये संख्या, इससे जो संख्या बनेगी वो भी एक अपरिमेय संख्या आएगी। उसी के जैसा हल करने का तरीका है, थोड़ा सा अलग रहेगा, सरल सवाल है, जल्दी से हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, विपरीत के लिए मानते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में या a/b के रूप में इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार के सवालों में आप लिखना चाहें तो a/b लिख सकते हैं। अतः 3 + 2√5 इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, a/b। और यहाँ a और b क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं और सहभाज्य संख्या हैं, जहाँ a तथा b पूर्णांक एवं सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या हमने मान लिया। अब इस प्रकार के सवालों को हल करने का जो तरीका है वो सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है आपको। यहाँ पर कोई सी भी संख्या हो, इस साइड मान लीजिए कि 5 - 3√2 दे देते, या कुछ और भी दे देते, 1/√5 दे देते, कुछ भी दे देते इधर, और इस साइड में जो a/b हैं, तो हमें क्या करना है, ये जो √5 जो रूट वाली संख्या रहेगी उसको LHS में ही रोक दो। बस सिर्फ इस नंबर को अकेला छोड़ना है, बाकी सबको इधर में पक्षांतरित करके ले जाना है दूसरी तरफ। राइट हैंड साइड में हम ले जाएंगे सारी संख्याओं को, सिर्फ रूट वाले को इधर ही छोड़ना है यहीं पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये +3 है तो ये पक्षांतरित होगा तो किस में होगा, माइनस में होगा। अब तो यहाँ क्या बचेगा, 3 इधर जाएगा तो 2√5 इक्वल टू a/b। ऐसे ही इधर के प्लस का 3 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -3। अब देखिए हमें √5 को बचाना है तो इस 2 को भी इस इधर भेजना पड़ेगा। यहाँ पर √5 के ये किस में है, गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या पक्षांतरित होकर किस में जाती है, भाग में, तो भाग में जाएगी ये। तो √5 बराबर a/b -3/2।
ऐसे लिख सकते हो आप इसको, या फिर इसको ब्रैकेट में लगा के बाहर 1/2 लिख सकते हो, कुछ भी। अब देखिए ए और बी पूर्णांक संख्याएं हैं और सहभाज्य संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याओं से हमेशा जो संख्या बनती है a/b वाली है, p/q हम मानते हैं, तो इनसे हमेशा एक कैसी संख्या बनती है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में से कोई एक पूर्णांक संख्या घटाएंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या बचेगी, और उनको घटाने के बाद अगर 2 से भाग दोगे आप तो भी परिमेय संख्या ही बचेगी, क्योंकि मान लीजिए कुछ भी आंसर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दशमलव में आएगा, लेकिन आएगा तो आंसर कुछ ना कुछ। अगर आंसर निकल के आ रहा है तो वो एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात RHS में हम लोग देखें तो क्या आ रही है, एक परिमेय संख्या आ रही है। RHS ये क्या कह रहा है, RHS इक्वल टू है LHS के बीच में इक्वल टू बराबर का निशान लगा हुआ है, अर्थात इधर एक परिमेय संख्या आ रही है तो ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन अभी हमने सिद्ध किया है √5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात कहीं ना कहीं हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, गलत है। कहीं ना कहीं ये जो विरोधाभास आ रहा है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत किया है। गलत क्या किया था, हमने ये मानने में ही गलत किया था कि इसको हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, तो अतः ये परिमेय नहीं एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे वही हम, चूंकि ए तथा बी पूर्णांक हैं, अतः ये जो संख्या है पूरी a/b - 3/2, ये संख्या कैसी होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब RHS में एक परिमेय संख्या आ गई है तो LHS में भी कैसी आनी चाहिए, एक परिमेय संख्या, तो इसको LHS लिख दीजिए या बायां पक्ष। अतः बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है, √5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि √5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, अभी सिद्ध की थी हमने। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ये अपरिमेय, ये परिमेय, बीच में बराबर का निशान, परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर होती ही नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, विरोधाभास आ रहा है। विरोधाभास अर्थात कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, कहीं ना कहीं क्यों आ रहा है, हमारे कुछ गलत करने के कारण, वही गलत किया है जो माना हमने। अतः यह विरोधाभास हमारी असत्य परिकल्पना, असत्य परिकल्पना के कारण है। अतः ये संख्या कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक परिमेय अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, आपको बचे हुए प्रश्न करना है, सभी उदाहरण के करना है, और इस प्रश्नावली के जो सवाल बचे हुए हैं, सवाल नंबर 3 जो बचा हुआ है, तीसरे के सभी सवाल, उनमें भी बस आपको करना क्या है, कोई भी संख्या हो, रूट में कुछ भी दिया हो, आपको क्या करना है, इस √5 को या √2 या √7 √3 कुछ भी दे दें, उसको यही LHS में रोकना है। बटे में है तो बिना बटे में करके उसको रोकना है, अगर बटे के नीचे आ रहा है तो आप उसको ऊपर ले जाइए संख्याओं को पलट के, और ऐसे ही सिद्ध कर दीजिए। और ये लाइन आपको लिखनी ही पड़ेंगी, तो ये लाइन जरूरी है। तो आप होमवर्क है आपका, उदाहरण के हैं सवाल वो, और प्लस प्रश्नावली के। थैंक यू।